कॉलेज से घर तक मोहम्मद हसन अस्करी। मेरा कॉलेज 3 बजे बंद होता है। 10 बजे से इस वक्त तक क्लासों में लेक्चर सुनना और खाली घंटों में बेंचों पर पहलू बदलना, हाथों से चेहरा रगड़ना, माथा सहलाना, अंगड़ाइयां लेकर कोफ दूर करने की कोशिश करना ही कुछ कम थका देने वाला नहीं होता। और ऊपर से आखिर में इकोनॉमिक्स की खुश्की और लेक्चरार साहब की भद्दी, मोटी और थकी मांदी आवाज इस एहसास को और भी तेज कर देती है। क्लास से निकलकर कदम आहिस्ता आहिस्ता बेतरतीबी से पड़ते हैं। सर एक तरफ को ढुलका होता है और किताबें नीचे हाथ में लटकती झूलती रहती हैं। सड़क पर पहुंचकर इस खस्तगी में कुछ कमी होती है और पहली दफा महसूस होता है कि अब कल 10 बजे तक के लिए आजादी है। यहां मैं हल्का सांस लेता हूं और पीछे मुड़कर देखता हूं। वो सामने इकोनॉमिक्स का कमरा नजर आ रहा है। मैं फौरन गुजरते हुए यक्कों और साइकिलों की तरफ मुतवज्जा हो जाता हूं। मुझे जाना तो होता है 1.5 मील और गर्मी का गर्म सूरज मेरे नंगे सर के साथ कुछ बहुत ज्यादा खुशसलूकी से पेश नहीं आता, मगर फिर भी मैं कदम बढ़ाने की कोशिश नहीं करता, नहीं करना चाहता। आखिर 24 घंटे में यही तो वक्त होता है जब सुकून के साथ किसी बात पर गौर किया जा सके। सुबह से उठकर पढ़ना वढ़ना लगा ही रहता है। कॉलेज जाते हुए ये बेचैनी होती है कि कहीं घंटा ना बज जाए। बस भागम भाग और शाम को टहलने में हल्की हल्की हवा कमबख्त दिमाग को पत्थर का बना देती है। न कुछ सोच सको और न कुछ, बस जूता फटफटाते जाओ और आकर पढ़ रहो। रात का वक्त तो खैर बना ही नॉवेल पढ़ने के लिए है। फिर आप ही बताइए कि कॉलेज से आने के वक्त के अलावा और कौन सा वक्त फुर्सत का रह गया। आखिर घर ही पहुंचना है ना, पहुंच ही जाएंगे अपने आहिस्ता आहिस्ता, फिर जल्दी काहे की। जरा आगे चलकर तराहा आ जाता है। यहाँ से इस सड़क पर मेरे सिवा कॉलेज का कोई लड़का नहीं होता और तांगों की आमदोरफ्त भी मामूली सी होती है, इसलिए मुझे सोचने के लिए और भी अच्छा मौका मिल जाता है। मेरे ढीले ढाले बदकता कपड़ों और चाल ढाल से लड़के मुझे निरा गाउदी समझते हैं। मैं जो खामखां दखलदर माकूलात नहीं करता और अखबारों के शजरात पढ़ पढ़कर सियासियात पर अटाएं सटाएं बहस करने को बेकार ख्याल करता हूँ, तो वो लोग समझ बैठे हैं कि मैं कुछ जानता ही नहीं। जब वो नए कानूनों, असेंबलियों की तकरीरों या शायरों की कदर कीमत के मुतालिक सरगर्मी से बहस करते होते हैं तो मेरी तरफ पीट कर लेते हैं, जैसे ये मामलात मुझसे बालातर हैं। अच्छा फिर समझते हैं तो समझा करें, मेरा ही कौन सा बड़ा हर्ज हो रहा है। आखिर और भी तो बहुत से बड़े आदमियों को उनके जमाने वाले बेवकूफ समझते रहे हैं। है तो ये भी ठीक, मगर उन लोगों के सामने मुझे ये महसूस होने लगता है जैसे मुझ में कोई चीज कम है और मैं बार बार अपने आप को ऊपर से नीचे तक देखता हूँ। लेकिन यहाँ सड़क पर यहाँ कौन बैठा है जो मुझे कनखियों से देख देख कर मुस्कुराएगा। यहाँ तो मेरा जिस तरह जी चाहे चलूं, मुंह बनाऊं, हाथ हिलाऊं। बेचारे राहगीरों को क्या पड़ी है कि किसी पर हंसते फिरे। और आखिर मैं उनसे किसी बात में कम भी तो नहीं हूँ। सियासत, बैनुल अक़वामी मामलात, अदब क्या नहीं आता मुझे। बड़े आजाद ख्याल बनकर चले हैं वहां से। मुझे देखें, मैं तो खुदा को भी नहीं मानता। वो थे ना मौलाना जव्वाद अली, जो जमीयतुल उलमा की तरफ से तबलीग के लिए आते थे और हमारे ही मोहल्ले में ठहरते थे। कैसे कैसे मेरे पीछे पड़े, मगर मैंने ही न दी हजरत को पढ़कर नमाज। कहीं ये लोग होते तो दम सादे ही बनती। और हाँ, फिर मेरे कम्युनिस्ट ख्यालात। ऐसे मौकों पर अगर मैं अपनी खद्दर की सफेद वाली शेरवानी पहने हुए हूँ और उसके दामन हवा से दोनों तरफ उड़ रहे हों, तो मैं महसूस करने लगता हूँ गोया मैं एक सफेद परों वाला फरिश्ता हूँ और सड़क पर चलने वाले आदमियों से ऊंचा हो गया हूँ। हवा जब मेरे बालों और कानों के बीच से गुजरती है तो मेरी कनपटियों को आहिस्ता आहिस्ता सहलाती हुई मालूम होती है। मैं अपना कद सिपाहियों की तरह सीधा कर लेता हूँ और शेरवानी का दामन एक हाथ से पकड़कर थोड़ी देर तक जरा तेज चलता हूँ। लेकिन मुझे ये भी तो चाहिए कि उन लोगों पर अच्छी तरह वाज़ेह कर दूं कि मैं उनसे कुछ हेटा नहीं हूं। अच्छा तो आने दो अब की इडियट्स, मगर नहीं, मजाक उड़ाएंगे, शरीर कहेंगे। फिर कॉलेज के मैगजीन ही में एक मजमून लिख डालूं। लेकिन अगर ना लिया मेरा मजमून तो क्या करना चाहिए, क्या करना? ठीक ठीक, आपके छुट्टियों में जो घर जाना हो तो अपने पुराने स्कूल में एक तकरीर कर डालूं। ये लोग तो वाकई मेरी तकरीर ना सुन सकेंगे, मगर खैर मुझे तो तसल्ली हो ही जाएगी कि मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। बस तो यही तय है। हाँ, फिर तकरीर का मजमून क्या रहेगा? मैं जरा देर अपना चेहरा खुजाता हूँ और फिर तकरीरों के उन्वान और उनके मुताल्लिक फिक्रे जहन में चक्कर लगाने लगते हैं। मौजूदा बैनुल अक़वामी मामलात, रूस की माशरती हालत, हाँ, लेनिन, ट्रॉटस्की, स्टॉलन, कोई दूसरा?
वर्ड्सवर्थ की शायरी? नहीं, आज रूस में हर किसान। मगर इस बात का ताल्लुक तो पहले वाले मजमून से है। अच्छा, फिर अदब और जिंदगी, ये ठीक रहा। आखिर जानना चाहिए कुछ इन बेचारे स्कूल के लड़कों को भी, उन्हें पढ़ाया क्या जाता है? बस वही गालिब, शुमारे सुबह मरगूबे बुते मुश्किल। भला ये कोई शायरी हुई? तो बस ये मजमून ठीक रहा। अच्छा, अब उसे शुरू किस तरह किया जाए? पहले तो अपनी कम इस्तेदादी का एतराफ और फिर मुआफ़ी का मुतालबा वगैरह। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा और भाइयों, अंग्रेजी में कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, मगर औरतें तो होंगी नहीं, तो फिर यूं गैर हाजिर खवातीन और हाजिर असहाब। इससे एक हंसी की बात तो कह दी गई ना इससे एक हंसी की बात तो कह दी गई ना। आप सब मुझे जानते हैं, मैंने इसी स्कूल में पढ़ा है। मैं कुछ ज्यादा तो जानता नहीं, मगर आपकी खिदमत के शौक में हाजिर हो गया। मेरी गलतियां माफ करेंगे। अब कोई लतीफा या शेर ही सही, ये मिसरा मुनासिब होगा। यही जिंदगी हकीकत, यही जिंदगी फसाना। पढ़कर देख लेना चाहिए। मैं चारों तरफ नजर दौड़ाता हूँ, लोग आ जा रहे होते हैं। मैं अपना हाथ मुंह पर इस अंदाज से रख लेता हूँ कि होठों के हिलने को काफी जगह रहे और हल्की आवाज में पढ़ता हूँ, यही जिंदगी हकीकत, यही जिंदगी फसाना। आप लोग गालिब का कलाम पढ़ते हैं, कसीदे पढ़ते हैं, गजलें पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? लिखने वाला क्यों लिखता है, कभी आपने सोचा? बताइए। आप इसलिए, यहाँ मेरी मुट्ठी बंध जाती है और हाथ ऊपर उठने लगता है, मगर मैं शर्मा कर उसे जल्दी से नीचे खींच लेता हूँ। आप इसलिए शेर पढ़ते हैं कि आप जिंदगी, हाँ, ये जालिम जिंदगी, कि आप जिंदगी के मुतालिक जानना चाहते हैं, उसके गहरे राजों को समझना चाहते हैं, इन समंदरों की था लाना चाहते हैं, और शायर का भी। घोड़े की टापों की जोरदार आवाज मुझे मुड़कर देखने पर मजबूर कर देती है। हाँ, वही है। ये लड़कियों का तांगा मुझे अक्सर मिलता है। इनमें से एक लड़की मुझे बहुत पसंद है। वो हमेशा एक ही अंदाज से बड़ी तमकीनत के साथ बैठती है। उसकी बड़ी बड़ी सियां आंखें हमेशा खुली रहती हैं और वो कभी मुझसे निगाहें चुराने की कोशिश नहीं करती, बल्कि मेरी तरफ देखती रहती है। उसका चेहरा बैजवी, सफेद और भरा हुआ है। उसके होंठ खूब सुर्ख और हमेशा बंद रहते हैं। मैं सोचा करता हूँ, काश माइकल एंजेलो उसका मुजस्समा बनाता, लेकिन मुजस्समा फिर भी बेजान ही मालूम होता है। आंखें तो उमूमन मुजस्समे में पथराई हुई सी नजर आती हैं। मोनालिजा का मुसव्विर ही कुछ इसकी नक्काशी करे तो करे। खास तौर से उसका सीना तो मुझे बेहद पसंद है। उसकी सफेद जालीदार साड़ी और हल्के जंपर में से अच्छी तरह अंदाजा कर सकता हूँ। सफेद, मुलायम, सडोल, मैं छू सकता। अगर कहीं वो भी मेरी तकरीर सुन सके तो मजा ही आ जाए। मुमकिन तो है, अभी तो छुट्टियों में बहुत दिन पड़े हैं। मुमकिन है कि इस अरसे में मेरी उससे मुलाकात हो जाए और इतनी राह रस्म बढ़ जाए कि मैं उसे अपने साथ ले जा सकूं। फिर तो मुझे दूसरी तरह शुरू करना पड़ेगा। मैं कहूंगा अकेली खातून और बहुत से हजरात, सब हंस पड़ेंगे। मेरे साथ एक लड़की को देखकर कैसा कैसा रश्क होगा लोगों को, और मैं खुशी से दीवाना हो जाऊंगा। अपने पुराने अंग्रेजी के मास्टर साहब से जरूर तारुफ कराऊंगा उसका। तांगा गुजर भी चुका होता है और मैं उसी के ख्याल में गर्क अपने निचले होंठ को ऊपर के होंठ से रगड़ता हुआ, सर लटकाए, बाएं हाथ से अपनी किताबें दिल के करीब चिपटाए हुए और दाहिने हाथ के अंगूठे से बराबर वाली उंगली को मलता हुआ आहिस्ता आहिस्ता लौटता रहता हूँ। सूरज की गर्मी सर को झुलस कर रख देती है, बदन में चिंगारियां लगने लगती हैं और चेहरा पसीने में डूब जाता है। बेकरार होकर मैं यकायक तेज चलना शुरू कर देता हूँ। आगे दरख्तों का साया आता है जो काफी दूर तक चला गया है। उसे देखकर मैं लपकता हूँ। ठंडी ठंडी हवा सर को चकरा देती है और मेरा दिमाग तेज लहरों की धार पर घूमता हुआ मालूम होता है। इस वक्त हर किस्म के ख्यालात मेरे जहन से निकल जाते हैं और मेरी रफ्तार बहुत धीमी पड़ जाती है। दरख्तों के खत्म होने के करीब सड़क के किनारे एक कुम्हार का घर है। दरख्तों के साए में उसकी लड़की अपना चाक रखे आखोरे बनाया करती है। वो घुटनों से ऊपर तक का फटा सा लहंगा और आधी बाहों का धारीदार कुर्ता पहने रहती है और उसकी ओढ़नी ढुलक कर कंधे से नीचे गिर जाती है। उसे अपने तंदुरुस्त और नीम रस सीने को ढकने की जरूरत कभी महसूस नहीं होती, जिसका काफी हिस्सा गरेबान में बटन न होने से राहगीरों की नजरों से महफूज नहीं रह सकता। उसके सूखे हुए सख्त बालों के गुच्छे और लटें बन गई हैं, जिनमें से अक्सर उसके तांबा जैसे और जा बजा मिट्टी से सने हुए चेहरे पर लटकी रहती हैं। जब वो अपने डंडे से चाक को घुमाती है तो उसके बाजुओं की मछलियां गर्दिश करती हुई दिखाई देती हैं। उसकी टांगे बेपरवाही से चाक की दोनों तरफ फैली रहती हैं और उसकी बरहना चिकनी पिंडलियों पर नीली नीली रगें उभरी हुई नजर आती हैं। उस लड़की को देखकर मुझे अपनी तकरीर याद आ जाती है और मैं सोचना शुरू कर देता हूँ। मेरी भवें चढ़ जाती हैं
और मैं बमुश्किल अपने लफ्जों को होंठों तक आने से रोकता हूँ। आपने अपनी शायरी में कौसे क़ज़ा की रंगीनी उड़ा ली, उसे गुलो यास्मीन में बसा दिया, मौजे नसीम के गहवारे में पाला, बादए नाब और मैं अंगूरी की कैफियतें उसमें भर दी और तूर की बिजलियों से उसे जिया बख्शी। लेकिन आपने जिंदगी से क्या लिया? जिंदगी, मेरा मकसद है जिंदगी। क्या आपने कभी खूने गर में दहका की झलक देखी? क्या आपने मजदूर की कमर का बोझ हल्का करने की कोशिश की? क्या आपने उन मजबूत लेकिन फाका कश और बदहाल मजदूरनियों की जफाकेशी के गुन गाए? अगर नहीं तो आप बेखबर सोते रहे। आपने आने वाले इनकलाब की तरफ से निगाहें बंद कर ली। होशियार, बेदार हो जाइए, उठिए और अपने अदब का। मोटर के हॉर्न की मुतवातिर आवाज मुझे जगा देती है और मैं एक तरफ हो जाता हूँ। ये मोटर मेरी क्लास के एक काले और बदशक्ल लड़के की है। वो मेरे सामने ही बैठता है और मुझे जरूर पहचानता होगा, मगर अपनी मोटर में गुजरते हुए जब वो मुझे देखता है तो नाक सुकेड़कर दूसरी तरफ मुंह कर लेता है। करता है तो कर ले, ऐसा कहाँ का लाट साहब है बड़ा। और हो भी तो क्या है, इनकलाब भी तो नजदीक आ रहा है, और थोड़े दिन चैन कर ले, फिर खुल जाएगी हकीकत। अपने मंतकियाना इरादों के पूरा होने की इतनी करीब उम्मीद पर एक पुररम्ज मुस्कुराहट मेरे होठों पर आ जाती है और उस तरफ से मुतमईन होकर मैं अपनी तकरीर सोचने लगता हूँ। इस वक्त मुझे सिलसिले की कुछ ज्यादा फिक्र नहीं होती, क्योंकि अभी तो ख्यालात को जमा करना है। उनकी मुनासिब तरतीब तो मौके पर होती रहेगी। किसी मशहूर अंग्रेजी मुसन्निफ का कौल भी आना चाहिए तकरीर में। आखिर लोगों को ये मालूम तो हो कि हमने भी अंग्रेजी अदब का मुताला किया है। अच्छा, तो फिर कौन सा मुसन्निफ? मैथ्यू आर्नल्ड। अदब तनकीद हयात है। मगर नहीं, छोड़ो, बहुत पामाली है ये। शैली का वो शेर, ऐसी ऐसी शक्लें जो बका की परवरदा हैं। लेकिन ये तो मेरे मकसद के खिलाफ रहेगा। मुझे तो जिंदगी के मुतालिक कहना है। फिर शायद लेनिन ने कहा था कि ये सर हिलाने का वक्त नहीं है, बल्कि सर तोड़ने का। लेकिन कोई ठोस चीज होनी चाहिए। किसने लिखा है वो? वॉल्टर पेटर, बैंट, फ्राई, खैर कोई भी सही, यूं कहा जा सकता है। कितनी अच्छी बात कही है एक अंग्रेज नक्काद ने कि अदब जिंदगी से पैदा होता है, जिंदगी से नश्व नुमा पाता है और जिंदगी पर ही असरअंदाज होता है। अपने में यूरोप के मुसन्निफीन के अक़वाल नकल करने की सलाहियत पाकर मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं अपनी तकरीर को भूलकर कुछ देर इसी ख्याल से लुत्फ उठाता रहता हूँ और बार बार मुस्कुरा पड़ता हूँ। मैं उस दिन का तसव्वुर करता हूँ जब मैं अपनी तकरीर में ये अक़वाल दोहरा रहा हूँगा। लड़के मेरी काबिलियत पर ताज्जुब करेंगे, फारसी के मास्टर साहब गर्दन बढ़ा बढ़ा कर मुझे घूरेंगे, मरूब तो वो भी हो रहे होंगे, मगर इस पर झुंझला रहे होंगे कि मैंने अभी तक फारसी का एक शेर भी नहीं पढ़ा। और आखिर मैं क्यों पढ़ूं साहब? भला कहाँ अंग्रेजी, कहाँ फारसी? घर जाकर भी तो लड़के अरे हटते भी हो आगे से कि नहीं। एक पसीने में शराबोर और सर से पैर तक सियाही से पुता हुआ मजदूर कोयले की बोरियों से लदे हुए छकड़े को खींचते हुए पीछे से पुकार कर कहता है और साथ ही जेरे लब एक गैर शगुफ्ता इस्तिलाह का इजाफा भी करता है। इन लोगों की ऐसी बातों से मेरे दिल को एक धक्का सा लगता है। हमारा तो ये हाल है कि हम इनकी हिमायत में तकरीरें सोचें, इनकी खातिर सरमायादारी के खिलाफ दांत पीसें, इनकी हालत पर अफसोस करें, और इनका ऐसा सुलूक हमारे साथ। क्या हालत है दुनिया की। अपने हमदर्दों का भी लिहाज नहीं करते ये लोग, ना जाने ना पहचाने, जानवर कहेंगे। मैं इरादा कर लेता हूं कि अब अपनी तकरीर का मौजू बदल दूंगा और इकबाल के फलसफे हयात पर बोलूंगा। मगर फिर मुझे ख्याल आता है कि कुछ ऐसा कसूर भी तो नहीं इन बेचारों का, जाहिल है ना आखिर। चलो छोड़ो, भी अपनी तरफ देखो। हाँ, तो वो अदब जो जिंदगी से रिश्ता मजबूत रखे, जो जिंदगी की तर्जुमानी करे, जो जिंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, और साथ ही एक मरियल घोड़े पर यक्के वाले की चाबुक की सड़ासड़। एक मर्तबा यूनानियों ने अपने एक शायर को इसलिए सजा दी थी कि वो उनकी जिंदगी के मसाइब अपने शेरों में बयान किया करता था। जिंदगी मसाइब से पुर है, मसाइब, जुल्म, बेइंसाफी और ये मजलूम। मेरा ख्याली हाथ कभी ऊपर आता है, कभी नीचे जाता है और कभी घूंसे की शक्ल इख्तियार करके हवा को मारता है। मेरे होंठ भी कुछ हिलते होते हैं, मगर मुझे इसका एहसास उस वक्त होता है जब दो स्कूल के लड़के अपनी साइकिलों पर मेरे पास से गुजरते हैं और मुझे देखकर कहकहा मारते हैं। मेरे खून की गर्दिश रुक सी जाती है और कनपटियां भारी और गर्म हो जाती हैं, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने बदन को ढीला कर लेता हूं। और फिर आप लोग अब बड़े होने वाले हैं, आपको अपने फर्ज का एहसास होना चाहिए। बच्चा आदमी का बाप होता है। अब आप लोगों के हाथ बात है, आपको नया अदब पैदा करना है। जिंदगी से बाहर आप कहाँ जा सकते हैं? जिंदगी एक चीज़ता है,
غور سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھیے زندگی کو۔ ایک شاعر ہے آج کل انگریزی کا، وہ کہتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں چائے کی پیالیوں سے، کمبلوں سے، ریل کے، چھوئے نہ دلیے نند پگلا نظرو، چھوئے نہ دلیے نند پگلا نظرو چیخ چیخ کر گا رہا ہوتا ہے اور ساتھ ہی سڑک پر ناچتا بھی جاتا ہے۔ لڑکے اسے چاروں طرف سے گھیرے رہتے ہیں اور خود بھی چلاتے جاتے ہیں، کیا کہنے ہیں نخرو بیٹا کے۔ پوسا پکوڑی دور بیٹھا لڑکوں کو شہ دیتا رہتا ہے۔ یہ پوسا پنواڑی کی دکان کے قریب پیپل کے نیچے چبوترے پر بوری بچھائے کڑوے تیل میں پکوڑیاں پکایا کرتا ہے، جس کی چران دور دور پھیلتی رہتی ہے۔ اب گھر اتنا نزدیک آ جاتا ہے کہ تقریر کے متعلق کچھ اور سوچنا مشکل معلوم ہونے لگتا ہے۔ باقی حصے پر کل غور کرنے کا ارادہ کر کے میں چال کو تیز کر دیتا ہوں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے بارش آ گھیرتی ہے۔ ایسے موقعوں پر اکثر بادل گھنٹہ ختم ہونے پر اٹھنا شروع ہوتے ہیں، لیکن میں ان کی دہشت ناک شکل کو ذرا خاطر میں نہیں لاتا۔ سورج کی جھلسن کا پتہ بھی نہیں ہوتا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے۔ ایسے میں طبیعت کی روانی کا کیا پوچھنا، جیسے چلے جا رہے ہوں ہلکے ہلکے اڑتے ہوئے، اور پھر یہ لازمی تھوڑی ہے کہ بارش ہو ہی۔ میں اپنی تقریر سوچتا ہوا چل دیتا ہوں، اور دنوں سے بھی آہستہ خطرے کے نزدیک ہونے کا احساس مجھے اس وقت ہوتا ہے جب یکے اور ٹانگیں پوری رفتار سے گڑگڑاتے ہوئے دوڑنے لگتے ہیں۔ سائیکلوں کی گھنٹیاں بے تابانہ زور زور سے بجتی ہیں، اور گھاس والیاں ایک ہاتھ سے اپنے لہنگے سنبھالتے ہوئے یہ کہہ کر بھاگنا شروع کر دیتی ہیں کہ بھاگو بھائی پانی آ لیو۔ میں بھی گھبرا کر جلد جلد قدم بڑھاتا ہوں۔ موٹی موٹی بوندیں پڑتی ہیں۔ اب میں بھاگنے کی تیاری کرتا ہوں، مگر بارش ایک ساتھ آ جاتی ہے۔ یوں ہونے کو تو میں حاجی غلام رسول ٹرنک ساز کی دکان میں پناہ لے سکتا ہوں، اور ایک دفعہ میں نے کیا بھی یہی تھا۔ بارش جو آئی تو میں سیدھا حاجی جی کی دکان پر چڑھ گیا۔ حاجی جی لکڑی کی کرسی پر دونوں پیر اوپر رکھے بیٹھے تھے اور حقہ پیتے ہوئے کسی سے باتوں میں مشغول تھے۔ میں بھی کھڑا ہو کر سننے لگا۔ اسکول کی لڑکیوں کا ذکر ہو رہا تھا۔ حاجی جی نے اپنے مخاطب کی طرف جھک کر میری طرف مشتبہ نظروں سے دیکھتے ہوئے رازدارانہ لہجے میں کہا، اور بھائی لو، 20 واقعے تو خود مجھے معلوم ہے، جب بورڈنگ کی لڑکیوں کے بچے پیدا ہوئے ہیں۔ آخر کچھ حد ہے بے حیائی کی۔ میں بھی بول اٹھا، لیکن جب آپ کی بھینس بچہ دیتی ہے تو اسے بے حیا کیوں نہیں کہتے؟ حاجی جی نے اس غیر متوقع جارحانہ حملے کو، جس نے انہیں ہڑبڑا دیا تھا، کچھ زیادہ پسند نہیں کیا، لیکن جلدی انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور داڑھی کو اس طرح اوپر اٹھاتے ہوئے بولے گویا وہ بھی ان کی دلیل کا ایک حصہ ہے۔ تو آدمی اور بھینس کی کیا مثال؟ بھینس آدمی نہیں ہوتی کیا؟ میں نے بغیر سوچے سمجھے جواب دیا۔ بھینس آدمی؟ حاجی جی کے حقے کی نئے نیچے گر پڑی۔ ہاں آدمی، یعنی یہ کہ جاندار تو ہوتی ہے۔ میری اور حاجی جی کی خاصی جھڑپ ہو گئی، جس کے دوران میں انہوں نے میری ذات کے متعلق کچھ اچھے خیالات کا اظہار نہیں کیا۔ حالانکہ انہیں میرے وہاں کھڑے رہنے پر فی الحال کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر میں بارش کے باوجود وہاں سے چل دیا۔ جب سے میں کبھی ان کی دکان پر نہیں جاتا، چاہے کتنے ہی زور کی بارش کیوں نہ آ جائے، اور پھر بارش اسی وقت آتی ہے جب میرا 1/3 کے قریب راستہ رہ جاتا ہے، اس لیے میں سیدھا بھاگ ہی لیتا ہوں۔ بارش کا زور بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، بوچھاڑ آنکھوں کو بند کیے دیتی ہے، کتاب کا رنگ چھوٹ چھوٹ کر کپڑوں پر ٹپکنے لگتا ہے، مگر میں بھاگے ہی چلا جاتا ہوں۔ بارش کے وقت پوسا پکوڑی والا اپنا سامان پنواڑی کے تخت کے نیچے سرکا دیتا ہے اور چبوترے پر پیر نیچے لٹکا کر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ کبھی ایک دھوتی کے سوا اور پہنتا ہی کیا ہے؟ اس وقت تو وہ دھوتی کو اور بھی چڑھا لیتا ہے اور ران پر ہاتھ مار مار کر زور سے گاتا ہے، برسوں رام جھڑاکے سے، بڑھیا مر گئی پھاکے سے۔ جب میں بھاگ رہا ہوتا ہوں تو اس کی آواز ایک افریتانہ تمسخر کے ساتھ تند کرخت ایک دھمکی لیے ہوئے بارش کی دھار کو چیرتی پھاڑتی میرے تعاقب میں دوڑی چلی آتی ہے۔ برسوں رام جھڑاکے سے۔ میں اپنے مکان کے سامنے کے میدان کو گھوڑوں کی لیت اور کیچڑ میں پھنستے ہوئے اور پرنالوں کے پانی میں پھچ پھچ کرتے ہوئے طے کر کے سر سے پیر تک پانی میں ڈوبا ہوا زینے کے دروازے تک پہنچتا ہوں۔ جیب سے چابی نکالنا چاہتا ہوں تو جیب ایسی چپک جاتی ہے کہ چابی بڑی مشکل سے ہاتھ لگتی ہے، پھر تالا بھی کھلنے میں دقت پیدا کرتا ہے۔ جلدی جلدی اوپر پہنچ کر میں کتابوں کو چارپائی پر پھینک دیتا ہوں، شیروانی کو آہستہ آہستہ اتارتا ہوں اور اسے الٹ پلٹ کر نہایت غور سے دیکھتا ہوں، گویا میری نگاہ کی گرمی سے وہ خشک ہو جائے گی یا اس کی رگڑ سے کتاب کا بہا ہوا رنگ چھٹ جائے گا۔ پھر میں اسے نہایت احتیاط سے کواڑ پر ڈال دیتا ہوں اور کپڑے اتارے بغیر بالوں کو تولیہ سے سکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔
اتنے میں چھدن یکے والا اوپر چڑھاتا ہے اور کواڑ سے لگ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر تو وہ تیز نظروں سے حالات کا جائزہ لیتا ہے اور پھر چونکتے ہوئے مسکرا کر کہتا ہے، کہو بابو جی بھیگ گئے آج؟ اور ساتھ ہی اس کے دھکے سے شیروانی کواڑ پر سے نیچے کچی زمین پر گر پڑتی ہے اور مٹی میں سن جاتی ہے، اور یہ وہی میری کھدر کی سفید شیروانی ہوتی ہے۔ اگلے دن میں دنیا کے آئندہ نظام کے متعلق تقریر سوچتا ہوں۔ ادبی دنیا، اگست 1940، 9 ستمبر 1939۔